एक छोटे से गांव में सुंदर नाम का आदमी अपनी पत्नी कविता और 10 साल के छोटे बेटे सौरभ के साथ रहता था। सुंदर का गरीबी के मारे बुरा हाल था। उसके घर में कई दिन भोजन नहीं बनता था। एक दिन गांव में एक आदमी मिठाई बेचने आता है। बड़ी दूर से आए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं, अपना लो या ठुकरा दो भैया, हम तो मिठाई लाए हैं। खाओगे एक बार तो मांगोगे बार बार, मिठास भरी है इसमें, सबको भाएगी ये मेरे यार। देखते ही देखते मिठाई खरीदने वालों की भीड़ लग जाती है। कविता और उसका बेटा सौरभ अपने घर के दरवाजे के बाहर बैठे हुए होते हैं। मिठाई वाले को देखकर सौरभ अपनी माँ से कहता है, माँ देखो ना, सब मिठाई खरीद रहे हैं, मुझे भी मिठाई दिलवाओ। बेटा मेरे पास पैसे नहीं है, जब ये अगले हफ्ते मिठाई बेचने आएगा तब मैं तुझे मिठाई दिलवाऊंगी। नहीं, मुझे अभी मिठाई चाहिए। आप मुझे हर बार यही कह के बहका देती हो कि अगली बार दिलवाऊंगी। सौरभ अपनी माँ से मिठाई लेने के लिए जिद करने लगता है। कविता गुस्से में आकर सौरभ के 2 थप्पड़ मारकर अंदर ले जाती है। रोना बंद कर, जब एक बार कह दिया मेरे पास पैसे नहीं है तो फिर मैं तुझे मिठाई कहाँ से दिलवाऊं? तुझे पता भी है हम कितनी मुश्किल से अपना गुजारा कर रहे हैं, घर में एक पैसा भी नहीं है। ये कहते हुए कविता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उतने में ही सुंदर आ जाता है। जो कविता से कहता है, अरे क्या हुआ, तुम्हारी आंखों से आंसू क्यों आ रहे हैं? कुछ नहीं, बस अपनी तकदीर को देखकर रोना आ गया। आज मिठाई वाला आया था। सौरभ मुझसे जिद करने लगा कि मुझे मिठाई दिलवाओ। मैंने उसे गुस्से में पीट दिया। तुमने ये क्या किया कविता? उस मासूम को क्या पता हमारी मजबूरी का? तुम उसे प्यार से समझा देती ये बात। प्यार से मानता कौन है जो मैं उसे समझाऊं? घर में एक पैसा नहीं है, पूरे 2 दिन हो गए हैं घर में खाना पके। कब तक यूँ फाका किया जाए? एक तुम हो सारी जिंदगी सीधेपन में निकाल दी। आजकल सीधे आदमियों का जमाना नहीं है। कविता ऐसी बात नहीं है, तुम जानती हो कि मैं कितनी मेहनत से काम करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरी तकदीर में पैसा नहीं है। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तुमसे मैंने कितनी बार कहा है, समझ और मेहनत से काम किया करो। तुम अपने सीधेपन की वजह से हर जगह धोखा खा जाते हो। तुम एक काम करो, अपने मित्र सोम के पास जाकर कोई काम मांगो, वो तुम्हें कोई न कोई काम जरूर बता देगा। सुंदर अपने दोस्त सोम के पास जाता है। और उससे कहता है, सोम, मैं इस वक्त बहुत परेशानी से गुजर रहा हूँ। गरीबी से हाल बेहाल हो रहा है। घर में खाने के लिए अनाज का एक दाना भी नहीं है। सोम भाई, तेरे पास एक उम्मीद लेके आया हूँ। तुम्हारे पास ढेर सारी जमीन है, घोड़े हैं, बैल हैं। तुम मुझे अपने खेतों या जानवरों की देखभाल का कोई भी काम दे दो, बड़ी मेहरबानी होगी भाई। मैं बहुत ही मेहनत और ईमानदारी से काम करूँगा तुम्हारा। सुंदर, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, ना जमीन, ना बैल, ना घोड़े। यूँ समझ लो मेरा हाल भी बिल्कुल तुम्हारी तरह है। हाँ, अगर फिर भी तुम मेरे साथ काम करना चाहते हो तो मैं तुम्हें अपने साथ रख सकता हूँ, लेकिन देखो काम थोड़ा मुश्किल होगा। मुश्किल तो सभी काम होते हैं भाई, अगर हम मेहनत से करें तो मुश्किल काम भी आसान लगने लगता है। ये काम इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। दरअसल मैं एक आदमी के साथ मिलकर चोरी का काम करता हूँ। अगर तुम चाहो तो तुम भी हमारे साथ चोरी का काम कर सकते हो। चोरी? अरे नहीं 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 भाई, मुझसे चोरी का काम नहीं होगा। देखो सुंदर, घर के गुजारे के लिए कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब यूँ बीवी बच्चों को भूखा तो नहीं देखा जाता ना। सुंदर को सोचने के बाद सोम से चोरी करने के लिए हामी भर देता है। अब सोम, सुंदर और राकेश तीनों चोरी करने लगते हैं। कुछ ही दिनों में वो अच्छा खासा धन चुराकर जमा कर लेते हैं। एक बार उनके हाथ सोने के सिक्कों से भरा मटका लग जाता है। वो उस मटके को ऐसी जगह छुपा देते हैं जहाँ किसी की नजर न पड़ सके। उसके बाद वो तीनों उसकी हिफाजत अपनी जान से भी ज्यादा करने लगते हैं। कुछ ही दिनों में उन तीनों का मन चोरी से भर जाता है। एक दिन सोम अपने दोस्त से बोला, मैं तो इस चोरी की जिंदगी से तंग आ गया हूँ। हमें हमेशा चौकन्ना रहना पड़ता है, कहीं कोई चोरी करते हुए पकड़ न ले। अगर किसी ने पकड़ लिया तो भाई मार मार के बुरा हाल कर देगा और फिर राजा के पास ले जाएगा और राजा अलग सजा देंगे चोरी करने की। तुम सही कहते हो सोम,
मैं भी चाहता हूँ कि हम लोग एक शांति भरी और सच्ची जिंदगी जिए। चोरी से आज तक कभी किसी का भला नहीं हुआ है, इसलिए हमें अब ये चोरी का काम छोड़ देना चाहिए। इस मटके से सिक्के निकाल कर बेच देते हैं। जितने भी पैसे मिलेंगे इन सिक्कों के, उनसे हम कोई काम कर लेंगे और फिर सुख चैन से अपना जीवन जिएंगे। अगर तुम दोनों का अब चोरी करने का मन नहीं है तो हम एक काम करते हैं, हम इन सिक्कों को छुपा कर रखते हैं। अगर किसी को शक हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। हमें किसी ऐसी जगह चलना चाहिए जहाँ हमें कोई भी ना जानता। वहाँ पे हम ईमानदारी से काम करेंगे और सुकून चैन की जिंदगी जिएंगे, और फिर जैसे ही मौका मिलेगा इन सिक्कों को हम बेच देंगे। राकेश, तुम सही कहते हो, हमें ऐसा ही करना चाहिए। तीनों ने तय कर लिया था कि वो अब कहीं और काम करेंगे और चैन से अपनी जिंदगी बिताएंगे। लेकिन राकेश की नजर उस मटके पे थी। वो सोचता था, किसी भी तरह से मुझे इन दोनों से ये मटका चुरा के भागना है, उसके बाद मुझे कभी भी कोई काम करने की जरूरत नहीं होगी। अब राकेश उस मटके को चुराने के लिए सही मौके का इंतजार करने लगता है। तीनों मटका लेकर गांव से दूर एक जंगल में पहुंच जाते हैं। वहां उन्हें एक बुढ़िया का घर मिलता है। राकेश बुढ़िया से कहता है, हम तीनों व्यापारी हैं, शहर में कुछ काम धंधा शुरू करना चाहते हैं। आपका घर शहर के बहुत नजदीक है, जो हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। इससे हमें शहर आने जाने में बहुत आसानी होगी। हम अपने व्यापारिक कामों को बेहतर तरीके से संभाल पाएंगे। हम कुछ दिनों के लिए आपके घर में रुकना चाहते हैं, इसके बदले हम आपको अच्छे खासे पैसे भी देंगे। पैसों का नाम सुनकर बुढ़िया अंदर ही अंदर खुश होने लगती है। बुढ़िया बहुत ही लालची थी, लेकिन जितनी वो लालची थी उससे कहीं अधिक ईमानदार भी थी। उसने तीनों की खूब खातिरदारी करी और फिर बोली, आप जब तक चाहे तब तक यहाँ रह सकते हैं, इसे अपना ही घर समझो। तीनों को पता लग चुका था कि बुढ़िया बहुत ही नेक और सच्ची औरत है, जिसे पराई दौलत का लालच नहीं है। इसलिए उन्होंने अपना सोने के सिक्कों से भरा मटका बुढ़िया को संभालने के लिए दे दिया। कृपया आप इस मटके को संभाल कर रखना, और एक बात का ध्यान रखना, इस मटके को हमें तभी देना जब हम तीनों एक साथ तुमसे मटका लेने आए। ठीक है, मैं इस मटके को बहुत ही संभाल कर रखूंगी, लेकिन इस मटके के अंदर क्या है ये तो बताओ मुझे। इस मटके के अंदर हम तीनों की जिंदगी भर की कमाई है, इसलिए तुम्हें संभालने के लिए दे रहे हैं। बुढ़िया उस मटके को एक खुफिया जगह पर छुपा देती है, जिससे किसी को पता न चले। अगले दिन तीनों काम करने की तलाश के लिए निकल जाते। पूरा दिन हो जाता है, लेकिन उन्हें कहीं भी काम नहीं मिलता, इसलिए वो बहुत थक जाते हैं। फिर वो बुढ़िया के घर से थोड़ी दूर एक पेड़ के नीचे बैठे होते हैं। भाइयों, पूरा दिन हो गया लेकिन कहीं भी काम नहीं मिला। मुझे तो बहुत तेज भूख लग रही है। ऐसा मन कर रहा है किसी पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाया जाए। किश इसी घड़ी का इंतजार कर रहा था। वो सोचने लगता है, ये सही वक्त है उस मटके को गायब करने का। किसी भी तरह मुझे बुढ़िया से वो मटका लेना होगा। मैं जा रहा हूँ खाना लेने, तुम दोनों आराम करो यहाँ पे। राकेश बुढ़िया के घर पहुंचकर बोला, माँ, मुझे मेरे दोस्तों ने मटका लेने भेजा है। दरअसल हम उस मटके के 4 हिस्से करना चाहते हैं। 4 हिस्से क्यों करना चाहते हो? तुम तो 3 हो, फिर एक हिस्सा किसका है? वो एक हिस्सा हम तुम्हें देना चाहते हैं। तुमने हमारी देखभाल जो की है, तुम्हें पता भी है उस मटके के अंदर सोने के सिक्के हैं। तुम्हारे हिस्से में बहुत सारे सिक्के आएंगे। तुम उन सिक्कों से अपनी बची कुची जिंदगी आराम से काट लोगी। ला, जल्दी मुझे वो मटका ला कर दो। मुझे अपने हिस्से का कोई लालच नहीं है। मैं तुम्हें मटका तभी दूंगी जब तुम तीनों एक साथ मेरे पास मटका लेने आओगे। राकेश सोचने लगता है, हाँ, ये बुढ़िया तो बहुत चालाक है, ये मेरी बातों में आ ही नहीं रही। अब क्या करूं? एकदम राकेश के दिमाग में एक विचार आया। वो बुढ़िया से बोला, अगर तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं है तो तुम खुद ही जाकर पूछ लो। बुढ़िया घर से बाहर निकली। उसने दोनों को एक पेड़ के नीचे बैठे हुए देखा। उसने दूर से ही उन दोनों को आवाज लगाई, क्या तुम दोनों ने अपने दोस्त को मटका लेने भेजा है? सुंदर और सोम को बुढ़िया की आवाज साफ सुनाई नहीं दी। उसने सोचा बुढ़िया खाने के लिए पूछ रही है, इसलिए उन्होंने बुढ़िया से कहा, हाँ, उसे दे दीजिए। बुढ़िया ने सोचा ये आदमी सही कह रहा है। उन्होंने अपना मटका मंगाया है और ये मुझे भी हिस्सा देना चाहते हैं। बेचारे बहुत ही नेक आदमी है। मटका लेकर तुरंत ही वहाँ से चलता बना।
उधर सोम और सुंदर राकेश का इंतजार कर रहे थे। सोम भाई, राकेश को काफी देर हो गई है, लेकिन अभी तक वो खाना लेके नहीं आया। मुझे तो कोई मसला लगता है, हमें चल के देखना चाहिए वहाँ पे। दोनों बुढ़िया के घर की ओर निकल पड़े। घर पहुंचकर वो बुढ़िया से बोले, हमने अपना दोस्त राकेश खाना लेने भेजा था, लेकिन वो हमारे पास नहीं आया। वो कहाँ है? तुमने उसे खाना लेने भेजा था या सोने के सिक्कों से भरा मटका? अरे हमने उसे खाना लेने भेजा था। उन दोनों की बात सुनकर बुढ़िया घबरा जाती है। उसने मुझसे कहा था तुमने उसे मटका लेने भेजा है। मैंने तुमसे भी पूछा था, तुमने मुझसे कहा हाँ दे दीजिए, इसलिए मैंने उसे मटका दे दिया। बुढ़िया की ये बात सुनकर उन्हें एक झटका सा लगा। वो तुरंत समझ गए कि उनके दोस्त राकेश ने उन्हें धोखा दे दिया है। हमने आपसे कहा था कि मटका तभी देना जब हम तीनों एक साथ आपसे मटका मांगेंगे, लेकिन तुमने हमारी बात नहीं मानी और मटका राकेश को दे दिया। मुझे तो लगता है तुम दोनों ने हमारे माल को हथियाने की साजिश की है। तुम भी उसके साथ मिली हुई हो और हमारा पागल बना रही हो। दोनों की बात सुनकर बुढ़िया बहुत दुखी हुई और बोली, मैंने कभी जीवन में किसी के साथ धोखा नहीं किया। तुम फालतू में मुझ पर शक कर रहे हो। तुम झूठ बोल रही हो। तुम्हें हमारे साथ राजा के पास चलना होगा। दोनों बुढ़िया को राजा के पास ले जाते हैं और फिर राजा से कहते हैं, महाराज, हम तीनों ने इस बुढ़िया को अपनी जिंदगी भर की कमाई संभाल कर रखने के लिए दी थी। हमने इनसे कहा था कि हमें मटका तभी देना जब हम तीनों एक साथ तुम्हारे पास लेने आए, लेकिन इन्होंने हमारी गैर मौजूदगी में वो मटका हमारे दोस्त राकेश को दे दिया और वो मटका लेकर फरार हो गया। क्यों अम्मा जी, क्या ये दोनों सच बोल रहे हैं? हाँ महाराज, ये दोनों सच बोल रहे हैं, लेकिन मैंने इनसे आवाज देकर पूछा था कि क्या तुम्हारे दोस्त को मटका दे दूं, तो इन्होंने हाँ कह दिया, इसलिए मैंने उसे मटका दे दिया। नहीं महाराज, ये झूठ बोल रही है। हमने खाना देने के लिए हाँ कहा था, ना कि मटका देने के लिए। महाराज, ये भी हमारे दोस्त राकेश के साथ मिली हुई है। ये सब इस बुढ़िया की लापरवाही की वजह से हुआ है, जिससे तुम दोनों को नुकसान हुआ है। इसलिए तुम्हारे नुकसान का सारा हर्जाना बुढ़िया को 5 दिन के अंदर भरना होगा। अगर ये हर्जाना नहीं भर सकी तो फिर इन्हें सजा मिलेगी। राजा की बात सुनकर बुढ़िया रोती हुई अपने घर चली जाती है। हे ईश्वर, मेरी मदद कर। मैं उन दोनों का धन कहाँ से लौटाऊं इस बुढ़ापे में? मैं उनके धन की भरपाई कहाँ से करूँगी? उधर मंत्री राजा से कहता है, महाराज, मुझे लगता है कि वो बुढ़िया बेकसूर है। हमें एक बार इस मसले की सही से तहकीकात करनी चाहिए। वो इस बुढ़ापे में उन दोनों का इतना सारा धन कहाँ से लौटाएगी? तुम सही कहते हो, हमें इस मामले की सही से तहकीकात करनी चाहिए। तुम एक काम करो, कल भेष बदल कर उस बुढ़िया के घर जाओ और सच का पता लगा के आओ। अगले दिन मंत्री एक साधारण आदमी का भेष बदलकर बुढ़िया के घर पहुंच जाता। जब वो बुढ़िया के घर पहुंचता है, उस वक्त बुढ़िया रो रही होती है। मंत्री बुढ़िया से कहता है, अम्मा, आप क्यों रो रही हैं? आपको कोई परेशानी है क्या? नहीं बेटा, मैं अपनी किस्मत पर रो रही हूँ। मैंने हमेशा दूसरों का भला चाहा, उस भलाई का मुझे आज ये अंजाम मिल रहा है। बुढ़िया मंत्री को अपनी सारी बात बताती है, किस तरह राकेश उसे धोखा देकर मटका ले गया और राजा ने 5 दिन के अंदर सुंदर और सोम का हर्जाना भरने का वक्त दिया है। बुढ़िया की बात सुनकर मंत्री कहता है, ईश्वर करे उन दोनों को तुम्हारे साथ ऐसा सुलूक करने की सजा मिले। तुम परेशान ना हो अम्मा, ईश्वर ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। मंत्री राजमहल जाकर राजा को सारी बात बताता है। मंत्री की बात सुनकर महाराज बहुत हैरान होते हैं। फिर वो मंत्री से कहते हैं, ये तो हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या तुम इस मामले को हल कर सकते हो? जी महाराज, बिल्कुल। जैसे कि उन तीनों ने बुढ़िया से शर्त लगाई थी कि हमें मटका तभी देना जब हम तीनों एक साथ लेने आए, लेकिन वो तो 2 हैं, इसलिए शर्त के मुताबिक मटका तभी मिलेगा जब तीनों एक साथ आएंगे। शाबाश, बहुत खूब। तुम बहुत समझदार हो मंत्री। बुढ़िया और उन दोनों को बता दो कि इस मुकदमे का फैसला दोबारा होगा। अगले दिन बुढ़िया और सुंदर सोम दरबार में आए। राजा ने उन दोनों से कहा, तुम्हारी शर्त ये थी कि बुढ़िया वो मटका तभी दे तुम्हें
जब तुम तीनों एक साथ मटका लेने आओ। जी बिल्कुल महाराज, हमने ऐसा ही कहा था। तो ठीक है, फिर फैसला हो गया। बुढ़िया तुम्हें मटका देने के लिए तैयार है, लेकिन तुम्हें मटका तभी मिलेगा जब तुम तीनों एक साथ मटका लेने आओगे। अगर तुम्हें अपना मटका चाहिए तो तुम्हें अपने तीसरे मित्र को भी लाना होगा, तभी तुम्हें मटका मिल सकता है। जाओ, अपने तीसरे साथी को बुला कर लाओ, जिससे शर्त पूरी की जा सके। लेकिन महाराज, हम उसे कहाँ से तलाश करके लाए? वो तो मटका लेकर फरार हो गया है। हमें इस बात से कोई मतलब नहीं। अगर तुम्हें मटका चाहिए तो शर्त पूरी करनी होगी, वरना तुम यहाँ से जा सकते हो। दोनों बिना कुछ कहे राजमहल से चले जा। राजा का फैसला सुनकर बुढ़िया खुश हो जाती है। उसके बाद सोम और सुंदर राकेश को बहुत तलाश करते हैं, लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चलता।